हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। मेरा नाम सुनील कुमार यादव है और आज हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जो कि फर्स्ट चैप्टर का था हमारा इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हमने क्या समझा था भाई, अगर आपने देखा होगा तो पिछला लेक्चर में हमने देखा था कि एग्रीकल्चर जो है वो किस तरीके से बर्बाद किया गया भाई, किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। और साथ ही साथ क्या किया गया, इंडस्ट्री को भी एक तरीके से क्या किया गया, बर्बाद किया गया। ठीक है, और इंडस्ट्री में खास करके किसको बर्बाद किया गया? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री इस तरीके से डैमेज किया गया कि उसका जो असर है वो एक तरीके से बहुत गलत देखने को मिला हमारे इकोनॉमी पर। ठीक है, और जो लोग पसंद करते थे वो भी एक तरीके से नहीं पसंद करने लगे। पसंद इन द सेंस कि उनको वो चीज मिल ही नहीं रहा था उस प्राइस पर, कम प्राइस पर। हाँ, महंगी थी और ऊपर से एक तरीके से प्राइस का बहुत बड़ा रोल होता है मार्केट में, क्योंकि प्राइस के हिसाब से डिमांड क्रिएट होता है। ठीक है, अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से क्वेश्चन सवाल आने का 100% चांस है कि फॉरेन ट्रेड एंड डेमोग्राफिक कंडीशन किस तरीके का था। डेमोग्राफिक मतलब पॉपुलेशन। हमारे देश का पॉपुलेशन जो था उस वक्त बहुत हालत खराब था। पॉपुलेशन इन द सेंस, पॉपुलेशन मतलब दोनों कंडीशन था। डेमोग्राफिक कंडीशन देखा जाए तो बर्थ रेट क्या होता है भाई, बर्थ रेट और जो डेथ रेट था वो दोनों क्या था, हाई था, जिसका असर जो है डायरेक्टली हमारी पॉपुलेशन पर देखने को मिला। मतलब लोग जन्म भी ले रहे थे लेकिन लोग जो है मर भी बहुत ज्यादा रहे थे। क्यों? क्योंकि उनके पास उतना हेल्थ बंदे हैं। जन्म तो ले रहे थे लेकिन क्योंकि हेल्दी बच्चा जन्म नहीं ले रहा तो वो ज्यादा दिन तक जिंदा कैसे रहेगा, क्योंकि उनको वो न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, तो एक तरीके से चीजें डिस्टर्ब होंगी। Foreign trade refers to the exchange of goods and service between the two or more nations or within the boundaries. Foreign trade का मतलब क्या है कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट करना, सिंपल सी बात है कि नहीं? एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना कोई दो कंट्री के बीच में जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड क्या? एक्सचेंज ऑफ गुड्स, हम सामान को दे रहे हैं या फिर हम सामान को बाहर से ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द फॉरेन एक्सचेंज या फॉरेन ट्रेड। ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, अगर कॉलोनियल पीरियड के बारे में देखा जाए तो ब्रिटिश हेल्ड अ मोनोपोली ओवर द इंडिया इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। मतलब सबसे ज्यादा इंपोर्ट ब्रिटेन अपने पास करता था और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट भी अपने पास ही करता था। सोचो, और वो जब वहां से एक्सपोर्ट करता था ना कोई चीज को, मतलब अगर इंडिया कोई इंपोर्ट कर रहा है तब भी वो ब्रिटेन से सबसे ज्यादा इंपोर्ट करता था, और अगर एक्सपोर्ट भी कर रहा रॉ मटेरियल को तो ब्रिटेन ही कर रहा है, जिसके वजह से मोनोपोली क्रिएट हो गया। मोनोपोली का मतलब समझ रहे हो? मतलब वन कंपनी रूल। सिंपल सी बात है कि जहां पर वन कंपनी रूल, और उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है, देखा जाए हेंस द मेजर पार्ट ऑफ द फॉरेन ट्रेड वाज रेस्ट्रिक्टेड टू द ब्रिटेन ओनली व्हाइल द रेस्ट वाज परमिटेड टू द ट्रेड विद द नेशन लाइक अ साइलोन। साइलोन को अभी हम लोग किसके नाम से जानते हैं? श्रीलंका। श्रीलंका का पुराना नाम क्या था? साइलोन था। ठीक है, तो ये था। उसके बाद पर्सिया, या फिर जो कुछ थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था वो आपको देखने को मिलता है पर्सिया, ईरान, जो कि पर्शियन कंट्री के रूप में वो देखा जाता था पहले, और उसके बाद चाइना। तो इन तीन नेशन को ब्रिटेन के अलावा जो थोड़ा बहुत एक्सपोर्ट करते थे, बाकी सारा एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसके साथ होता था? हमारा ब्रिटेन के साथ, क्योंकि यहाँ पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी तो वो अपने देश के फायदे के बारे में सोच रही थी। ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर देखो स्टेट ऑफ इंडिया जो फॉरेन ट्रेड, इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड का स्टेट कैसा था, कंडीशन कैसा था? सबसे पहले मोनोपोली कंट्रोल था किसका? अब ये ना 3 नंबर 4 नंबर के क्वेश्चन डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा। बहुत लंबा चौड़ा भाषण दे दिया, ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे दिया, नीचे नीचे लिख दिया एक्सप्लेन द इंडिया फॉरेन ट्रेड सिचुएशन ड्यूरिंग द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या कंडीशन था? मोनोपोली था, ब्रिटेन का मोनोपोली था हमारे फॉरेन ट्रेड पर। सबसे पहली बात, इन 1869 बोला गया, 1869 द इंट्रोडक्शन ऑफ अ सुएज कैनाल। अभी बताऊंगा मैं सुएज कैनाल के बारे में। सुएज कैनाल के थ्रू क्या हो गया कि एक डिस्टेंस को बहुत शॉर्ट कर दिया गया। डिस्टेंस मतलब जो ट्रेड बहुत लंबे दूरी से करते थे उसका डिस्टेंस बहुत कम हो गया, जिसकी वजह से और तेजी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट होना शुरू हुआ। हाँ, अभी देखेंगे। रिजल्ट इन द इंक्रीज इन द ब्रिटिश अथॉरिटी ओवर द इंडियाज फॉरेन ट्रेड, जिसकी वजह से जो फॉरेन जो ट्रेड है और भी तेजी तरीके से ब्रिटेन के साथ होना शुरू हुआ, तो और भी ज्यादा मोनोपोली क्रिएट हो गया, है कि नहीं? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल, इंडिया क्या था? एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल और इंपोर्टर ऑफ फिनिश्ड गुड। मतलब सोचो, हमारा ही कॉटन यहां से ले जाता था और वो कपड़ा बना के हमारे देश में बेचता था। मतलब दोनों तरफ से फायदा ही फायदा, जो कि एक तरीके से बहुत गलत था, जिसके वजह से हमारी फॉरेन ट्रेड पर पूरा कंट्रोल ब्रिटेन का देखने को मिलता था। द इंडियन वेल्थ ड्रेन्ड ड्यूरिंग द कॉलोनियल। ड्रेन्ड का मतलब होता है कि हमारा जो वेल्थ है, जो हमारा संपत्ति है, वो एक तरीके से यूरोप में जा रहा था या ब्रिटेन के पास जा रहा था।
मतलब वो हमारी संपत्ति है और हम लोग उसका लुफ्त उठा नहीं पा रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा कारण था जिसको देखा जा सकता है। हाउएवर दिस सरप्लस एक्सपोर्ट डिड नॉट ब्रिंग एनी गोल्ड और अ सिल्वर इन इंडिया। मतलब हमारे देश में ना गोल्ड आता था ना सिल्वर, हमारे देश से जाता था, आता कुछ नहीं था। समझ रहे हो? मतलब हमारे देश में पहले बोला जाता था सच में सोने की चिड़िया थी, हमारे देश में बहुत सोना था, लेकिन वो सोना राजा महाराजाओं के टाइम पीरियड में, लेकिन सब ब्रिटिश ने लूट कर ले गए। ठीक है, रादर देन द सरप्लस एक्सपोर्ट वाज यूज्ड टू मेक द पेमेंट फॉर द कॉस्ट ऑफ सेटिंग अप द ऑफिसेस इन ब्रिटेन। तो जो एक्स्ट्रा कुछ अगर एक्सपोर्ट वगैरह होता था या जो पैसे वगैरह आते थे, वो ब्रिटेन क्या करता था, वो अपने ऑफिसेस वगैरह ब्रिटेन में बनाता था, उस पैसे का इस्तेमाल। एक होता है ना सरप्लस पैसा हुआ तो भाई उसे गोल्ड वोल्ड खरीद के हम अपने कंट्री में रिजर्व के रूप में रखेंगे, वैसा काम नहीं करता था, क्योंकि उसको पता था भाई कि एक ना एक दिन तो हमें यहाँ से जाना है, और एक ना एक दिन जाना है, तो फिर एक तरीके से रिजर्व क्यों करके रखा, जितना पैसा लूटना है लूट के ले चलो अपने घर, सिंपल सी बात है। तो वो काम जो है वो एक तरीके से ब्रिटेन जो है वो बहुत मतलब मीठी छुरी जैसा करता था। ठीक है, जो समझ के देखो, जैसे कि मैंने बताया, एक बात याद रखना, सुएज कैनाल, अब देखो यहाँ पर मुंबई है, क्या देखने को मिलेगा, मुंबई। भारत लगभग जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता था वो मुंबई से ही होता था या कोलकाता पोर्ट से होता था, लेकिन जनरली उसको मुंबई ला दिया जाता था। ठीक है, कोलकाता से होता था, लेकिन कोलकाता फिर इधर से इधर आना पड़ता था, जिसके वजह से अब हाँ जैसे फिर हाँ मतलब फिर उसके बाद पोर्ट वगैरह डेवलप किया ना, तो यहाँ से सामान रेलवे वगैरह इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद वो यहाँ से यहाँ रेलवे पहुंचा दिया भाई, मतलब या फिर बस वगैरह या फिर जैसे भी वो सामान पहुंच गया यहाँ पर, कहां पर, मुंबई पोर्ट में। अब मुंबई से पहले अगर ब्रिटेन जाना होता था, लंदन जाना होता था कोई सामान को, तो देख रहे हो ऐसे करके जाते थे, मतलब ये इंडियन ओशियन क्रॉस किए, साउथ अटलांटिक ओशियन क्रॉस किए, फिर इस तरीके से नॉर्थ अटलांटिक ओशियन करके लंदन पहुंचे। मतलब टोटल 19,800 किलोमीटर का सफर पूरा तय करना होता था अगर एक गाड़ी कोई भी माल भेजना होता था। लेकिन जब से सुएज कैनाल खुला, ये होता है सुएज कैनाल, ठीक है, जो जब से सुएज कैनाल खुला तो एक तरीके से बहुत आसानी हो गया। अब कितना माइल हो गया, अब कितना किलोमीटर हो गया, 11,600 किलोमीटर। तो देख रहे हो लगभग 7,000 किलोमीटर, 7,200 किलोमीटर जो है वो एक तरीके से कम होता हुआ देखने को मिला। तो आप समझ सकते हैं कि सुएज कैनाल कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, खास कर ट्रेड को लेकर। अभी हाँ, और ये ना बहुत ट्रैफिक वाला रीजन रहता है, मतलब वहां पर अगर एक बार भी कुछ गड़बड़ हुआ ना, तो सारे इंटरनेशनल जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट रहते हैं उसमें एक तरीके से दिक्कत परेशानी हो सकता है। ठीक है, तो ये बात समझ के चलना है। देखो सुएज कैनाल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि आपको समझ कर चलना है। पहली बात, द सुएज कैनाल इज एन आर्टिफिशियल वाटरवेज जो रन फ्रॉम अफ्रीका एंड एशिया थ्रू द इल्तुतमिश ऑफ अ सुएज इन द नॉर्थ वेस्ट ईस्टर्न पार्ट ऑफ द इजिप्ट। मतलब इजिप्ट के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट, ये देख रहे हो अफ्रीका है, अफ्रीका है ना, और ये पूरा पार्ट कौन सा है, एशिया। तो अफ्रीका और एशिया के बीच में एक आर्टिफिशियल बनाया गया वाटरवेज ताकि वहां से जहाज वगैरह जा सके। देख रहे हो, तो कितना आसानी है यहाँ पर किस तरीके से अफ्रीका और एशिया में अगर ट्रांसपोर्टेशन करना है। तो अगर सोचो यहाँ से अफ्रीका एक तरीके से हमें जाना है तो कितना आसान है, लेकिन यहाँ से अगर मान लो कि मेरे को यूरोप जाना है तो कितना घूम के जाना होता था। तो इसके वजह से अगर आज एशिया और मान लो कि अफ्रीका ने बोल दिया कि भाई हम लोग यहाँ से पास नहीं होने देगा, नहीं होने देगा, लेकिन वो अग्रीमेंट जरूरी है ना, वो अग्रीमेंट बहुत जरूरी है जो कि आपको समझकर चलना है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर देखा जाए तो सुएज कैनाल इज द शॉर्टेस्ट मेरीटाइम रूट फ्रॉम द यूरोप टू एशिया एंड इज कनेक्ट मेडिटेरियन टू द रेड सी। मेडिटेरियन सी और रेड सी को एक तरीके से कनेक्ट करने का काम जो है वो करता है। ठीक है, कौन, सुएज कैनाल। Since the completion of 1869, it was become the most heavily used shipping lane in the world। और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट इंपोर्ट जो है 1869 में जैसे ये बनकर तैयार हुआ, उसको सबसे ज्यादा जो यहाँ से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है गुड्स, मतलब मान लो मतलब हमारे देश से कुछ भी अगर जा रहा है तो अगर दूसरे नेशन, अगर मान लो कि श्रीलंका जा रहा है तब तो अलग बात है, श्रीलंका तो यहीं से निकल के यहीं चला जाएगा। लेकिन अगर वो अफ्रीका जा रहा है, अगर एक तरीके से अफ्रीका में इधर वाले नेशन में कहीं जा रहा है, ठीक है, मिडिल ईस्ट कंट्री में जा रहा है, तो वो एक तरीके से चीजें मिडिल ईस्ट में इधर से भी जा सकते हैं, ठीक है, इधर से भी, लेकिन एक तरीके से चीजें जो है बहुत आसान कर दिया गया यहाँ से। ठीक है, द सुएज कैनाल इज वेरी इंपॉर्टेंट एज इट इज द शॉर्टेस्ट मेरीटाइम रूट फ्रॉम द यूरोप टू एशिया। एक शॉर्टेस्ट रूट बना जिससे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करना बहुत आसानी हो गया। ठीक है, आगे समझ में आया। अब यहाँ देखो, ये हमें समझ में आ गया कि फॉरेन ट्रेड का क्या स्थिति था। फॉरेन ट्रेड में सुएज कैनाल जिसके वजह से ट्रेड करना ब्रिटिश के लिए और भी आसान हो गया। ठीक है, अब देखो फीचर्स ऑफ ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस।
क्या 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 फीचर्स था, द मेन फीचर्स जो हमारे देश का था उस वक्त जब इंडिपेंडेंस मतलब 1947 में क्या क्या था भाई। एक तो एग्रीकल्चर एज ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम, लगभग लोग खेती बाड़ी करते थे आजादी के समय। दूसरा काम क्या, पुअर स्टेट ऑफ इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर। तीन सेक्टर होता है भाई, अब जानते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। प्राइमरी सेक्टर पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी था और इन दिनों की स्थिति तो वैसे भी खराब करके रखा गया था, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। ठीक है, समझ में आया। स्टैग्नेंट था, स्टैग्नेंट का मतलब रुका हुआ, मतलब हमारी इकोनॉमी रुकी हुई थी और इम्बैलेंस था ग्रोथ में, कोई बैलेंस ही नजर नहीं आ रहा। एग्रीकल्चर हो रहा था तो इंडस्ट्री में बढ़ रहा, इंडस्ट्री बढ़ रहा तो सर्विस सेक्टर में बढ़ रहा था। तो मतलब एक तरीके से कोई भी बैलेंस नहीं देखने को मिल रहा था, जिसका जो डायरेक्ट असर है वो हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पर दिखी। ठीक है, रीजनल वेरिएशन ऑफ द वर्कफोर्स। अब सोचो कि बहुत जगह ना आसानी से लेबर मिल जाते थे और बहुत जगह जो है लेबर वगैरह आसानी से नहीं मिलते थे, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी दिक्कत परेशानी देखने को मिला। ठीक है, उसके बाद मोनोपोली ऑफ ब्रिटेन इन द ट्रेड, और ट्रेड में ब्रिटेन की मोनोपोली देखने को मिली, जिसका जो असर है वो आप जानते ही क्या हुआ। मोनोपोली में मतलब क्या, हम लोग क्या बन गए, एक्सपोर्टर का। हम लोग तो एक डब्बा बन गए जिसको बजाया जा रहा था, डमरू समझते हो। अब वो किसके द्वारा बजाया जा रहा था, ब्रिटिशर्स के द्वारा, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए आगे अगर देखो इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा था। इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब होता है कि हमारे देश का रोड्स, रेलवेज का स्ट्रक्चर किस तरीके था, जिसके वजह से हमारी इकोनॉमी एक पाथ पर आई कि नहीं आई, या उस वक्त हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति कैसी थी। तो देखो अगर देखा जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर इज द सेट ऑफ फंडामेंटली नेसेसरी सिस्टम फॉर द फैसिलिटी दैट हेल्प्स कंट्री टू सस्टेन इटसेल्फ एंड फंक्शन प्रॉपर्ली। अब सोचो सिंपल सी बात कि अगर मान लो कि अगर मुंबई से अगर कोलकाता अगर कोई सामान हमें भेजना है तो उसके लिए हमें हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एक तरीके से सही होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब रोड, रेलवेज, एयरपोर्ट वगैरह जो भी है वो सब। लेकिन उस वक्त की स्थिति क्या थी, ब्रिटिश अपने लिए इस्तेमाल करते थे इंफ्रास्ट्रक्चर को, हमारे लिए कभी इस्तेमाल नहीं करते। आज भी अगर नैनीताल तुम जाओगे तो नैनीताल में देखने को मिलेगा कि एक जो रोड है वो बहुत ऊंचा है, एक रोड उसके नीचे है। यहाँ पर इंडियंस चलते थे, मतलब ये अगर ऊपर कोई चल रहा है ना, मतलब ये ऊपर है तो नीचे इंडियंस है, मतलब ये इंडियंस नीचे चलते हैं और यहाँ पर और नाला वगैरह का पानी वो इंडियंस वाले रोड पर आता था। सोचो हमारे देश में ऐसे डिस्क्रिमिनेशन होते थे, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते भी थे वो, लेकिन जो एक है कि गरीबी फील कराने के लिए तुम्हारा सुपीरियर हम है। ठीक है, तो ऐसे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया गया, आज भी देखने को मिलता है। जबकि मैं बोलता हूँ भाई इतना आजाद हो गए, मूर्ख धीराज आप लोग कि ठीक है अब उस रोड को तो बैकअप कर दो, वो चीज क्यों याद दिला रहे हो हम लोगों को, जब वो मोनोपोली खत्म हो गया तो। वो अलग बात है कि कोई भी आ जा सकता है, एक अभी जाने के लिए बना दिया, एक आने के लिए बना दिया। ठीक है, मतलब एक इधर से आप जा सकते हैं, एक इधर से आप आ सकते हैं, लेकिन वो तो क्लिक हो जाता है ना बात में, समझ रहे हो। तो वो चीज है ना। ड्यूरिंग द कॉलोनियल रिगाइम, अगर देखा जाए कॉलोनियल रिगाइम के दौरान, अगर देखा जाए कॉलोनियल रिगाइम मतलब उसके शासन के काल के दौरान क्या हुआ, इंडिया अनडाउटेडली सॉ अ डेवलपमेंट इन द फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि ये ठीक है भाई, हाँ रोड वगैरह बना, ठीक है, आज रेलवे जो इतना बड़ा नेटवर्क है हमारे देश में उसी का देन है। तो कुछ अच्छा काम किया ना किया, रेलवे देके चला गया, पोस्ट ऑफिस देके चला गया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमें देकर गया है। कौन, ठीक है, पोर्ट्स वगैरह बनाया गया भाई, वाटर ट्रांसपोर्ट वगैरह बनाया गया, रेलवेज, पोर्ट्स, ये पोर्ट्स तो आ गया, फिर टेलीग्राफ वगैरह। बट द सोशल एंड इकोनॉमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिमेन्ड हाईली अनटच्ड। लेकिन उसके वजह से ना वो जो भी बना रहे थे वो अपने फायदे के लिए बना रहे थे। हाँ, मतलब जो हॉस्पिटल, स्कूल, मतलब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, अब उसे कोई मान लो पैसा आ रहा है, मतलब रोड बना दिया, रोड का व्यवस्था बना दिया, उससे पैसा आ रहा है, तो उसे कोई ना स्कूल बनाना, ना कोई हॉस्पिटल बनाना, ना कोई वैसा वाटर की फैसिलिटी देना, तो ये सब सारी चीजें सोशल चीजें जो है बिल्कुल भी समाज वाले काम नहीं किए जा रहे थे। हाउएवर इन दिस केस द मोटिव ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज टू फुलफिल द इंटरेस्ट रादर देन टू फोकस ऑन प्रोवाइडिंग द एमिनिटीज टू द इंडियन। मतलब उनका फोकस क्या था कि हमें एक तरीके से प्रॉफिट हो, सिंपल सी बात है। मतलब क्या मोटिव क्या था, वाज टू फुलफिल द इंटरेस्ट, अपना इंटरेस्ट, इंडियंस भाड़ में जाए उसे कोई दिक्कत नहीं मेरे को, ठीक है। और जो इंडियंस को एमिनिटीज देना चाहिए था, जो फैसिलिटी देना चाहिए था, वो फैसिलिटी देने से बिल्कुल भी मना कर दिया गया, किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो ये सब कुछ जो इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी थी उस वक्त, जो कि आप देख सकते हैं। रेलवे की क्या कंडीशन थी भाई,
तो अगर देखा जाए 1850s में when the railway were introduced, it was considered the Britain most prominent contribution to the India. आज भी हम लोग याद करते हैं 1850 में सबसे पहले बॉम्बे टू थाने जो है वो चलाया गया था। तो एक तरीके से अगर देखा जाए इवन सो मतलब एक बहुत बड़ा कारनामा या एक बहुत बड़ा काम किया गया इंडिया के लिए कि उसने एक तरीके से क्या दे दिया हमें, ठीक है। इवन सो इट इज या इट केम विद द ओन सेट्स ऑफ प्रोज एंड कॉन्स बट टू बिग इम्पैक्ट इट लेफ्ट ऑन द कंट्री। अब उसके अलग प्रोज एंड कॉन्स थे कि जो अच्छे वाले सीट में होंगे वो इंडियंस नहीं बैठेंगे, जो इंडियंस का इंडस्ट्रियल गुड्स होगा वो उसमें नहीं जाएगा, वो सब प्रोज एंड कॉन्स थे। लेकिन दो जो इम्पैक्ट है वो छोड़ा गया। पहला क्या भाई देखते हैं, टू बिग इम्पैक्ट है, बाकी तो 4 इम्पैक्ट वैसे है, ठीक है। इट इनेबल्स द इंटर स्टेट मोबिलिटी एंड हेल्प टू ब्रेक डाउन द ज्योग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर ऑफ द नेशन। अब दिल्ली से मुंबई जो है वो आराम से जो है वो एक तरीके से आया जा सकता है, मतलब लोग आ जा रहे थे, लेकिन वो अलग बात है कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, लेकिन एक प्लेटफॉर्म तो तैयार हो गया ना, प्लेटफॉर्म तो तैयार हो गया, समझ रहे हो। दूसरा क्या किया, पीपल्स कवर्ड लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी इजिली एट अ चीप रेट एंड डिस्कवर्ड अ डिफरेंट कल्चर एंड एम्प्लॉयमेंट। अब लोग आसानी से एक जगह दूसरी जगह आ सकते थे एम्प्लॉयमेंट के लिए, तो वहां भूखे मर रहे मान लो, तो वो भूखे ना मरेंगे, वो भाई हम जाके इंडस्ट्री में काम करेंगे जहाँ इंडस्ट्री है। हमारे यहाँ इंडस्ट्री नहीं है तो जहाँ इंडस्ट्री वहां जाके काम करेंगे। इंटर स्टेट मोबिलिटी फॉस्टर द कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर में बिजनेसेस या फिर उसका मूवमेंट जो है वो बढ़ गया, लोग जाके बेचने बेचने लगे, ठीक है। देयर बाय अफेक्टिंग द सेल्फ सफिशिएंसी रिगाइंग एंड द आइडियल इंडियन विलेजेस। तो यहाँ से क्या हुआ, जो आइडियल इंडियन विलेजेस थे वो अपनी प्रोडक्ट को भी कहीं ना कहीं जाकर बेच पा रहे थे, थोड़ा बहुत जो भी हो पा रहा था, ठीक है। उसके बाद इवन दो इट इज इंक्रीज इन द इंडियन एक्सपोर्ट इन द मेनीफोल्ड, इट बेनिफिट टू द इट बेनिफिट एंड रिप्ड बाय द ब्रिटेन। देखो इंपोर्ट बढ़ा, एक्सपोर्ट बढ़ा, लेकिन वो एक्सपोर्ट का फायदा उठा कौन रहा था, ब्रिटेन उठा रहा था, क्योंकि हम लोगों के सामान के एक्सपोर्ट पर वो ज्यादा टैक्स लेता था। फायदा किसको, ब्रिटेन को। या फिर बोलता था कि आप मेरे को सामान बेच दो मैं एक्सपोर्ट करूंगा, फायदा किसको, ब्रिटेन को। देख रहे हो, तो ये एक तरीके से रेलवेज आया, लेकिन उसके वजह से थोड़ा सा दिक्कत परेशानी देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके आगे देखो पॉलिसीज, अब लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है, पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश रूलर दैट लेड टू द नेशन लेड टू द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अगर कोई पूछेगा कि भाई ब्रिटेन का मतलब ये ब्रिटिश रूल का क्या क्या पॉलिसी था जिसके वजह से हमारी इकोनॉमी जो है वो एक्सप्लॉइट हुई, बर्बाद हुई, पहला रीजन क्या बोलोगे, कॉमर्शियल कैपिटलिज्म फेज। मतलब ड्यूरिंग दिस फेज कंपनीज प्राइमरी फंक्शन वाज टू बाय अ स्पीशीज कॉटन एंड द सिल्क फ्रॉम द इंडियन एंड सेल देम टू द ह्यूज प्रॉफिट टू द ब्रिटेन। सिंपल सी बात है भाई, हमारे देश में आज भी अगर मसाले का देखो, मसाला जो है बहुत फेमस है, हमारे देश से सबसे ज्यादा मसाले वगैरह एक्सपोर्ट होते हैं, तो मसाले को क्या करता था, ब्रिटिश खरीदता था, ब्रिटेन की कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी, और उसको एक तरीके से बाजार में जाकर बेचता था या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करता था। मतलब उसने क्या कर दिया, कैपिटलिज्म का मतलब हम जो बोल रहे हैं वही करो भाई, समझ रहे हो। तो एक कॉमर्शियल कैपिटलिज्म फेज चलाया गया। फिर दूसरा इंडस्ट्रियल कॉमर्शियल कैपिटलिज्म फेज, एग्रीकल्चर को तो बर्बाद कर ही दिया, उसके बाद इंडस्ट्री को भी बर्बाद कर दिया भाई। क्यों, क्योंकि हमारा जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था उसको एक तरीके से बर्बाद करके और मशीन से बनाया हुआ प्रोडक्ट लाकर, क्योंकि मशीन का प्रोडक्ट चीपर था तो लोग ज्यादा उस प्रोडक्ट खरीद रहे थे, और जो हमारा प्रोडक्ट जो हाथ से बनाया हुआ प्रोडक्ट था वो महंगा होता था तो उसको कम खरीदते थे। फाइनेंस कैपिटल फेज, यहाँ पर फाइनेंस में 3 फेज देख रहे हो, कॉमर्शियल कैपिटलिज्म फेज या फिर यहाँ पर इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म फेज भी बोल सकते, ये सॉरी एग्रीकल्चर भी बोल सकता हूँ, ठीक है। एग्रीकल्चर कैपिटलिज्म फेज, इंडस्ट्रियल और फाइनेंस कैपिटलिज्म। मतलब क्या, इंडिया विटनेस एन एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट थ्रू द कंस्ट्रक्शन, रेलवे, टेलीग्राफ सर्विस, बैंकिंग, पोस्ट वाज डेवलप। लेकिन वो सब खुद के फायदे के लिए डेवलप किया जा रहा था। तो ये 3 फेज थे जिसके वजह से ब्रिटेन ने हमारे ऊपर इतने दिन तक राज करा, ठीक है। तो ये हमारा एक तरीके से चैप्टर खत्म होता है। हमारा चैप्टर क्या खत्म हुआ भाई, 1947 के समय हमारी स्थिति कैसी थी। अब जो होगा कल से वो 1950 से लेकर 1990 मतलब जो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान कैसे आया और एलपीजी रिफॉर्म तक, फिर एलपीजी रिफॉर्म तो अलग चैप्टर में पढ़ेंगे। तो ये एकदम प्रॉपर रिवीजन होना चाहिए, फटाफट रिवीजन करते जाओ ताकि आपका जो बेसिक चीजें हैं वो क्लियर हो पाए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं।